शहर के म्यूजियम में एक नई प्रदर्शनी शुरू होने वाली थी, जिसमें हाल ही में पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान मिली ताड़का की अस्थियों को दिखाना था। इन अस्थियों के बारे में म्यूजियम के सिक्योरिटी गार्ड्स अर्जुन और जय बातें कर रहे थे। जानते हो, पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान कुछ अस्थियां मिली हैं। कहते हैं कि प्राचीन युद्ध में मारे गए किसी असुर की अस्थियां हैं और उसका नाम ताड़का बता रहे हैं, जिसकी मृत्यु एक भीषण युद्ध में हुई थी। वो काफी ताकतवर थी। उन अस्थियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ सकती है। सर कह रहे थे अपने काम का टाइम बढ़ने वाला है। एक तो रात रात भर काम करो, ऊपर से अब ये ओवर टाइम भी। इस बारे में बात करेंगे सर से। चलो तुम अब यहाँ रुको, मैं कल सुबह मिलता हूँ। मेरी तो ड्यूटी खत्म हुई। चलो बाय। चलो बाय। अर्जुन चला गया। म्यूजियम के अंदर रेखा, जो कि म्यूजियम की क्यूरेटर थी, उसे नई प्रदर्शनी तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस रात अमावस्या थी और पूरे म्यूजियम में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रेखा नाइट शिफ्ट पर थी। म्यूजियम वालों ने लोगों को म्यूजियम तक लाने के लिए अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई है। ताड़का की अस्थियां, क्या बात है, अच्छी स्ट्रैटेजी है। बॉक्स तो काफी अच्छा दिख रहा है। इन अस्थियों को हाथ में लेकर देखती हूँ, पता तो चले कि अस्थियां असली हैं कि नकली हैं। रेखा ने अस्थियों के कांच के बॉक्स को खोलने की कोशिश की, लेकिन रेखा की उंगली कट गई और उससे खून की एक बूंद अस्थियों पर गिर गई। उसमें से एक घना काला धुआं निकलने लगा। ये धुआं धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गया। अरे ये क्या हो रहा है? ये कैसा धुआं फैल रहा है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? रेखा ने सांस ली। उसे लगा कि उसका गला घुटने वाला है। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे और उसके कानों में एक भयानक फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे जगाने के लिए शुक्रिया। अब तुम इंसानों को मरना होगा। युगों के बाद मुझे ये अवसर मिला है। समूचे पृथ्वी तल पर से मैं इंसानों का नामो निशान मिटा दूंगी। यही मेरी प्रतिज्ञा है। आज अमावस्या की रात है। किसी स्त्री के खून से ही मेरी जागृति संभव थी और वो आज हो गया। तुम कौन हो? मेरा दम घुट रहा है। कोई मेरी मदद करो। रेखा की आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। कुछ ही पलों में रेखा जमीन पर गिर गई। म्यूजियम का सन्नाटा अब और भी भयानक हो गया था। धुआं रेखा के शरीर में समा गया। रेखा जिंदा तो हुई, लेकिन ताड़का की आत्मा के साथ। मुझे शरीर मिल गया। अब इंसानों को मरना ही होगा। रेखा आगे बढ़ी। चाल धीमी मगर बेहद डरावनी थी। उसने म्यूजियम के गलियारे की ओर कदम बढ़ाए। म्यूजियम की बिजली चली गई। हर तरफ घना अंधेरा छा गया। गलियारे की दूसरी ओर नीता, म्यूजियम की नाइट मैनेजर, अपनी टेबल पर बैठी थी। गई फिर से लाइट। शिट, इस म्यूजियम की बिजली का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी आती है और कभी भी जाती है। अब बताओ कि काम कैसे करें? कितनी बार कहा है कि इसका कुछ करो, लेकिन मैनेजमेंट हमारा कहना माने तो इसकी नानी ना मर जाए। नीता ने अपनी टॉर्च उठाई और गलियारे की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने गलियारे में कदम रखा, उसे एक अजीब सी सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे एक हलचल सुनाई दी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। कौन है वहां? अंधेरा बहुत है। रेखा, तो फिर से मजाक तो नहीं कर रही है ना? रेखा की हमेशा ऐसे मजाक करने की आदत थी, जो वो जानती थी। कोई जवाब नहीं आया। वो और आगे बढ़ी। उसकी टॉर्च की रोशनी रेखा पर पड़ी। रेखा, यार तो मजाक मत कर। तू हमेशा ही ऐसे मजाक करती रहती है। इस बार मैं डरने वाली नहीं हूँ। नौटंकी बंद कर और मेरे साथ चल। जैसे ही नीता आगे बढ़ी तो रेखा ने अपनी गर्दन उसकी ओर घुमाई। उसकी आंखों की गहरी लाल चमक ने नीता को रोक दिया। ये तुझे क्या हुआ रेखा? रेखा देख यार, परेशान मत कर। तेरे लेंस देखकर मैं डरने वाली नहीं हूँ। रेखा बिना कुछ कहे उसकी ओर बढ़ने लगी
उसकी चाल इतनी धीमी और भयानक थी कि नीता के रोंगटे खड़े हो गए। रेखा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? लेकिन रेखा उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। नीता ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। रेखा मर चुकी है, अब तू भी मरेगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। रेखा ने नीता के गले को पकड़ लिया। रेखा अब एक दानवी शक्ति बन चुकी थी। तुम इंसानों को मरना ही होगा। रेखा ने एक झटके में नीता की गर्दन मरोड़ दी। नीता का शरीर वहीं गिर गया। म्यूजियम के गलियारों में नीता की चीख गूंज उठी। सिक्योरिटी गार्ड जय, जो गेट पर निगरानी कर रहा था, वो चौंक गया। ये आवाज तो नीता जी की है। ये हो क्या रहा है? वो बुदबुदाया और टॉर्च लेकर अंदर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वो मुख्य हॉल में पहुंचा, उसने एक कोने में नीता के निर्जीव शरीर को देखा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हे भगवान, ये क्या हुआ? मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे डर लग रहा है। वो घबराकर वहां से पलटने ही वाला था कि उसकी टॉर्च की रोशनी रेखा पर पड़ी। रेखा का विकृत चेहरा, लाल जलती हुई आंखें और ज्यादा डराने लगी थीं। रेखा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। तुम भी भागने की कोशिश मत करना जय, तुम्हारा अंत भी यही होगा। जय के शरीर में खून जम सा गया। उसने डर के मारे कदम पीछे खींचते हुए कहा, रेखा, तुम ठीक तो हो? ये तुम्हें क्या हो गया है? रेखा अब नहीं रही। मैं ताड़का हूँ और तुम सब मेरे प्रकोप से बच नहीं सकते। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसने जय के गले को पकड़ लिया और इतनी जोर से दीवार पर मारा कि उसकी वहीं मौत हो गई। मेरे सामने जो भी इंसान आएगा उसे मरना होगा। पुरातत्व विभाग की रेनू भी म्यूजियम में मौजूद थी, जो कि ताड़का प्रोजेक्ट की इंचार्ज थी। नीता की चीख सुनकर रेनू अपने कैबिन से निकली और ताड़का की अस्थियों वाले कमरे में गई। उसे वहां बिना अस्थियों वाला खाली बक्सा मिला, जिस पर थोड़ा खून लगा हुआ था। अरे ये क्या? अस्थियां कहाँ गई? हे भगवान, ये क्या हुआ? ये खून कैसे लगा है इस पर? सिक्योरिटी! रेनू जब बाहर आई तो उसे नीता की गर्दन मरोड़ी हुई लाश मिली। नीता की इस तरह से किसने हत्या की है? इस तरह से गर्दन कौन मरोड़ सकता है? वो खून, ये लाश, ताड़का की आत्मा जिंदा तो नहीं हुई है? मतलब प्राचीन किताबों में जो लिखा है वो सच है? क्या वो ताड़का जाग चुकी है? अगर ऐसा है तो वो सबको खत्म कर देगी। रेनू को अनजान खतरे का आभास हुआ। वो म्यूजियम के सुनसान हिस्से में चली गई। अचानक रेनू को पीछे से हल्की आहट सुनाई दी। रेनू! उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रेनू ने कदम तेज किए। उसे पता नहीं था कि रेखा मौत के रूप में उसका पीछा कर रही है। मुझे सुबह होने तक यहीं कहीं छुपना होगा। मुझे बस कुछ देर और खुद को बचाना होगा। म्यूजियम के एक अंधेरे कोने में रेनू एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के पीछे छुप गई। ताड़का धीरे धीरे गलियारे में घूम रही थी। उसकी लाल जलती हुई आंखें और लंबे नाखून वाले हाथ किसी को भी डराने के लिए काफी थे। मैं जानती हूँ तुम यहीं कहीं हो। भागने की कोशिश मत करना, तुम मुझसे बच नहीं सकोगी। रेनू की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। उसने म्यूजियम के दूसरे दरवाजे की ओर भागने की योजना बनाई। जैसे ही वो अलमारी के पीछे से निकली, ताड़का ने उसकी हलचल को महसूस कर लिया। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। चलो, जल्दी से मेरे सामने आओ। रेनू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर म्यूजियम के एक और कमरे में भागने की कोशिश की। उसने दरवाजा बंद कर लिया और चारों ओर देखा। ये म्यूजियम का भंडार कक्ष था, जिसमें पुरानी तलवारें,
ढाल और मूर्तियां रखी हुई थी। ताड़का कमरे में आई। मैंने कहा था ना भागना मत। अब तुम्हारा खेल खत्म, तुम्हें मरना होगा। रेनू ने एक मूर्ति का सिर उठाकर ताड़का की ओर फेंका, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ताड़का ने रेनू के गले पर अपना हाथ रख दिया। अब तुम्हारी जिंदगी का अंत है। इस दुनिया से तुम इंसानों को खत्म होना होगा, तभी जाकर हम असुरों का राज होगा इस दुनिया पर। तुम जीत नहीं सकती। इस दुनिया से ईश्वर के अंश को तुम नहीं मिटा सकती। रेनू ने बगल में पड़ा एक मूर्ति का टुकड़ा ताड़का के सर पर दे मारा। रेनू वहां से भागकर एक खिड़की की ओर लपकी, लेकिन रेनू ने जैसे ही खिड़की खोली, सुबह की पहली किरण उस खिड़की से अंदर आई और रेनू के साथ रेखा के जिस्म पर पड़ी। नहीं, ये प्रकाश मुझे सहन नहीं हो रहा है। मैं जल रही हूँ। नहीं। ताड़का का पूरा जिस्म भस्म होने लगा। रेनू ने राहत की सांस ली और ताड़का की राख की ओर देखते हुए कहा, ताड़का, ईश्वर के बनाए इंसानों को कभी तुम जैसे शैतान खत्म नहीं कर पाएंगे। म्यूजियम अब खामोश था, लेकिन ताड़का की यादें हमेशा के लिए वहां की दीवारों में गूंजती रहीं। शाम के 7 बजे थे। रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था और एक गाड़ी चंदनपुर को जाने वाले रोड से गुजर रही थी। अब सिर्फ कुछ ही घंटों में हम दिल्ली में होंगे। मानना पड़ेगा यार, गूगल मैप की मदद से एक शहर से दूसरे शहर जाना कितना आसान हो गया है। सही कहा तूने। पुनीत ने ये बात मुंह से निकाली ही थी कि तभी आदित्य ने कार रोक दी। अरे क्या हुआ यार, तूने ब्रेक क्यों लगाई? और करो गूगल मैप की तारीफ। कनेक्शन टूट गया है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे किस तरफ जाना है। उन लोगों ने देखा कि एक रास्ता सामने की तरफ जा रहा है और दूसरा रास्ता दाईं ओर। अब कैसे पता होगा कि आगे किस तरफ जाएं? यहाँ तो बस जंगल ही जंगल है। अरे ऐसे होपलेस मत हो, थोड़ा सोचने दो मुझे। उन लोगों ने देखा कि सामने से साइकिल पर एक आदमी चला आ रहा है। अरे अंकल सुनिए जरा। बोलो बच्चों। अंकल हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि हमें किस रास्ते से जाना चाहिए? अरे जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ ये तो सरूरपुर का रास्ता है और दिल्ली जाने वाला रास्ता जो है वो चंदनपुर गांव से होकर गुजरता है, ये दायां वाला। हाँ ठीक है, शुक्रिया अंकल। लेकिन मेरी मानो तो इस रास्ते से मत जाओ। 20 किलोमीटर पीछे जाओ और वहां से एक चौराहा आएगा, उसकी बाईं ओर से आप लोग 80 किलोमीटर चलने पर दिल्ली पहुंच जाओगे, लेकिन वो रास्ता सेफ होगा। अरे क्या अंकल आप भी, जब 50 किलोमीटर में काम हो सकता है तो हम 80 किलोमीटर के लंबे रास्ते से क्यों जाएं? अरे क्योंकि ये रास्ता चंदनपुर से होकर गुजरता है और वहां तुमको चेटकिन जरूर मिलेगी। ये चैटकिन क्या है? एक डायन जो कि सिर्फ तुम जैसे 20 साल तक की उम्र के जवानों को ही अपना शिकार बनाना पसंद करती है। थैंक यू अंकल, अब आप अपना रास्ता नापिए, हम तो चले दिल्ली की ओर। ऐसा कहकर आदित्य ने उस रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ दी और बेझिझक होकर ड्राइव करने लगा। क्या कमाल का हॉरर इफेक्ट दिया ना उस बंदे ने, मैं तो कसम से डर ही गई थी। तुझे किस बात का डर? तेरे हनुमान जी तो हमेशा तेरे गले में पड़े लॉकेट के थ्रू तेरा साथ रहते हैं ना। तभी अचानक से कोई भारी चीज विंड स्क्रीन पर आकर गिरी और विंड स्क्रीन पूरी तरह से लाल हो गई। अभी वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही बोनट से धुआं निकला और कार रुक गई। अरे सब जल्दी से बाहर निकलो, कार ब्लास्ट हो सकती है। ये सुनकर सभी बाहर निकले और उन्होंने देखा कि बोनट पर एक कौवा मरा पड़ा है और उसी का खून इंजन में पहुंच गया है, जिसकी वजह से वो धुआं उठा। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ क्रो। अरे डरने की बात भला क्यों नहीं है, कौवा है या कुछ भी है, लेकिन इसने हमारी कार तो खराब कर ही दी ना। उन्होंने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। जंगल के अंदर कुछ ही कदम की दूरी पर उनको एक औरत
झाड़ू लगाती हुई नजर आई। उसके बाल खोले थे और उसने काली साड़ी पहनी थी। उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। हेलो मैम, क्या आप यहीं कहीं आसपास रहती हैं? आपको सामने वो घर दिख रहा है ना, वो मेरा ही घर है। अरे यार, इससे बात मत करो, कहीं ये वही चैटकिन तो नहीं। ये सुनकर वो उन लोगों के करीब आ गई और सभी ने उसका चेहरा देखा। वो एक 25 साल की जवान खूबसूरत औरत थी। सॉरी मैम, ये बस थोड़ा डरी हुई है। खैर, आपने सुन ही लिया होगा कि हमारी कार खराब हो गई है। अब समझ नहीं आ रहा कि सुबह तक हम इस जंगल में कैसे रुकें। चाहो तो मेरे घर रुक सकते हो, मुझे भी मेहमान नवाजी का मौका मिल जाएगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब उन चारों को उस औरत पर भरोसा हो गया और वो उसके साथ उसके घर के अंदर चले गए। उसके घर में पुराने जमाने का चूल्हा जल रहा था, जिस पर रखे पतीले में वो कोई सूप तैयार कर रही थी। उसने उसके पास रखे कुल्हड़ों में सूप निकाला और फिर सभी के हाथ में एक एक कुल्हड़ देकर वो उन्हीं के पास बैठकर सूप पीने लगी। वैसे मैम, आप इस जंगल में रहती हैं, तो आपको भी शायद उस चेटकिन के बारे में पता होगा ना? हाँ, मुझे तो उसके बारे में सब कुछ पता है। तुम लोग सुनना पसंद करोगे? क्यों नहीं मैम, पूरी रात पड़ी है, हमें उसकी कहानी बताइए ना। 80 साल पहले एक बूढ़ी औरत चंदनपुर गांव की सरहद पर बनी एक कुटिया में रहा करती थी और घर घर जाकर भीख मांगा करती थी। दीपू बेटा, लो, बाहर जो अम्मा आई है ना, उनको पैसे दे आओ। दीपू ने अपनी माँ से पैसे लिए। ये लो अम्मा जी। भगवान तेरी उम्र लंबी करे। ऐसा कहकर बुढ़िया ने दीपू के सर पर हाथ फेरा और फिर अपनी कुटिया में वापस चली गई। उसी दिन दीपू शाम के टाइम न जाने कहाँ चला गया। ए जी सुनिए, दीपू शाम से घर नहीं लौटा है, आप उसको ढूंढने जाइए ना। दीपू के पिता ने अपने साथ गांव के कुछ आदमियों को लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। काफी ढूंढने पर उनको दीपू बहुत बुरी हालत में मिला। उसके दोनों पैर गल चुके थे। दीपू, मेरा बच्चा। सामने ही उनको उसी बुढ़िया की कुटिया नजर आ रही थी। कहीं ये काम इस बुढ़िया का तो नहीं? दीपू के पिता बहुत दुख में थे। उन्होंने पवन की बात पर ध्यान ही नहीं दिया और गांव में लाकर दीपू का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन फिर से वो बुढ़िया भीख मांगने गांव में आई। तभी पवन का छोटा बेटा बिट्टू उसके पास आया। अम्मा, ये लो पैसे, माँ ने आपके लिए भेजे हैं। बूढ़ी औरत ने पैसे लेकर उसके भी सिर पर हाथ फेरा। भगवान तुझे तंदुरुस्त रखे। ये कहकर बुढ़िया वहाँ से चली गई। लेकिन आज पवन का बेटा बिट्टू भी शाम होने पर गायब हो गया। ए जी, हमारा बेटा बिट्टू न जाने कहाँ है। शाम को पता नहीं कैसे घर से ही गायब हो गया। क्या उस बूढ़ी ने बिट्टू के सर पर हाथ फेरा था? हाँ, फेरा था, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? हे भगवान, वो डायन जिसके सर पर हाथ फेरती है वो शाम को गायब हो जाता है। अगर बिट्टू नहीं मिला तो समझो उसी ने मेरे बेटे को गायब किया है। ऐसे अब शब्द ना बोलिए जी। चलिए बिट्टू को ढूंढने चलते हैं, वो जरूर जंगल में खेलने गया होगा। अब गांव के कुछ आदमी बिट्टू के माँ बाप के साथ उसको ढूंढने के लिए जंगल गए तो उन्होंने उस बच्चे को भी मरा हुआ पाया। बिट्टुआ! वो बच्चा भी ठीक उसी जगह पर जाकर मरा था जहाँ पर उस बूढ़ी औरत की कुटिया थी। अब पवन उसकी असलियत जानने की कोशिश में लग गया। रात के ठीक 12 बजे उसकी कुटिया के पास गया और उसने देखा कि जमीन पर एक बच्चा बेहोश पड़ा है, जिसके आसपास सफेद रेखा खींची हुई है और वो बुढ़िया उसके माथे पर कोई लेप लगा रही है। आज मैं इस डायन को खत्म करके ही रहूंगा। बिट्टू के पिता अब सरपंच के पास हल्ला मचाते हुए पहुंच गए। सरपंच साहब, वो बुढ़िया ही बच्चों के साथ काला जादू करती है और पिछले दिनों जितने भी बच्चे मर गए हैं ना,
उन सब की हत्या भी उसी ने की है। हम अब और अपने गांव के बच्चों की बलि नहीं चढ़ने देंगे। चलो सभी मिलकर उस डायन को खत्म कर देते हैं। गुस्से में आग बबूला हुए सभी गांव वाले सरपंच के साथ उस बुढ़िया की कुटिया पर पहुंचे और उसको रंगे हाथ पकड़कर उसकी डंडों से पिटाई करने लगे। कमजोर बुढ़िया ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। अरे बाप रे, ये कितनी भयानक घटना है यार। सच में बहुत भयानक है। जो तुम सोच रहे हो वही सोचने की गलती गांव वालों ने भी की थी। मतलब कैसी गलती? असल में गांव में एक महामारी फैली थी। इस महामारी के असर से बच्चों को अजीब तरह की घुटन महसूस होती थी, जिससे परेशान होकर वो जंगल में हवा खाने चले जाया करते थे। लेकिन जंगल में जाने के बाद भी उनके हाथ और पैरों की हड्डियां गल जाती थी और उनकी मौत हो जाती थी। वो बेचारी बुढ़िया उस रात किसी बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गांव वालों ने बिना सोचे समझे ही उसको दोषी करार देकर उसे खत्म कर दिया। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी गलती। वो बुढ़िया एक अच्छी इंसान थी, लेकिन उसके बारे में गांव वालों ने बहुत ही घटिया बात सोची, इसलिए मरने के बाद वो चैटकिन बन गई है और 20 साल से कम उम्र के बच्चों को वो खत्म करने लगी और इसी तरह पूरा गांव उजड़ गया और एक जंगल में बदल गया। क्या चैटकिन अभी भी इस जंगल में भटकती है? हाँ, भटकती है। उसकी पहचान ये है कि रात के 12 बजे वो अपने असली रूप में आती है और अपनी उसी कुटिया के पास झाड़ू लगाती है। लेकिन आप तो हमें 8 बजे झाड़ू लगाती हुई मिली और आप जवान भी हैं, इसका मतलब हम सेफ हैं। तो ठीक है, तो अब आप लोग चैन से सो जाओ और आपको सुबह नाश्ता करवाकर मैं विदा करूंगी। ऐसा कहकर वो औरत एक कमरे में चली गई। कितनी डरावनी कहानी थी ना यार। बस सुबह हो जाए, उसके बाद तो इस तरफ हम कभी भटकेंगे भी नहीं। ये तय करके चारों लेट गए। उनमें से 3 आराम से सो गए, लेकिन न जाने क्यों शर्लिन को नींद ही नहीं आ रही थी। यार, इतनी गर्मी क्यों लग रही है मुझे यहाँ, दूसरे कमरे में जाकर सोती हूँ। ये कहकर शर्लिन उठी और एक कमरे में पहुंची जहाँ एक बड़ी सी खिड़की थी। खिड़की के पास लेटकर ठंडी हवा के झोंकों से उसको अच्छी नींद आ गई। अचानक तेज झाड़ू लगाने की आवाज से आदित्य, पुनीत और मनीषा की आंख खुल गई। तीनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा और नजर आया कि वही काली साड़ी पहने हुए एक बूढ़ी औरत चौखट पर झाड़ू लगा रही थी। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिल्कुल सफेद थे। उन तीनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। आ जाओ मेरे बच्चों, आज बहुत दिनों के बाद मेरी प्यास बुझेगी। ऐसा कहकर उसने एक पंजा आदित्य और पुनीत के मुंह पर मारा और फिर मनीषा को पकड़कर उसकी गर्दन में दांत गाड़कर उसका खून चूसने लगी। मनीषा की बॉडी कुछ ही पलों में सूखकर सफेद पड़ गई और उसकी जान चली गई। शर्लिन की आंख खुल गई और सामने का मंजर देख उसकी सांसें थम गई। 2 दोस्त मर चुके थे और तीसरे दोस्त पुनीत के पास बैठी चैटकिन उसके कंधे से मांस नोच नोच कर खा रही थी। अरे, तुझे तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा हुआ तू खुद ही सामने आ गई। शर्लिन बहुत तेज भागी और जब तक वो चौराहे तक नहीं पहुंची जहां से उन्होंने टर्न लिया था, वो रुकी नहीं, वहीं पर आकर बेहोश हो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो सब कुछ शांत था। उसने गले में लटके हुए हनुमान जी के लॉकेट को देखा। जय हनुमान। और उसको समझ आया कि हनुमान जी ने ही उसकी रक्षा की थी। हनुमान जी ने ही उसको गर्मी लगाई थी, जिससे वो उन तीनों के पास सो ना सके और शिकार होने से बच जाए। इस हादसे के बाद
शर्लिन को खुद को संभालने में बहुत समय लग गया। आज वो नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन हर सुबह उसको वही मंजर याद आता है और वो सोचती है कि उस रात अगर हनुमान जी का वो लॉकेट उसके गले में नहीं होता तो वो भी अपने दोस्तों की तरह चैटकिन की शिकार हो जाती।